नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है द ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल पर। मैं आनंद रेग्मी आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। हम लोग मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन के क्रम में हम लोग विवाह प्रकरण के 63 श्लोक तक का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं तो जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर आप लोग बेसिक ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के बृहद अवकढ़ा चक्र को भी पढ़ सकते हैं, उसमें 14 वीडियोज है। आइए शुरू करते हैं। पातोपग्रह लत्तासु निष्टोंग्रिः खेटपत समः वारस्त्रिग्नोष्ठ विस्तष्टः सैकः स्यात् अर्धयामकः। अब इससे पहले हम लोग पात दोष, उपग्रह दोष, लत्ता दोष इत्यादि देख चुके हैं। तो यहाँ पर बताया गया है उसका परिहार। पात, उपग्रह और लत्तासु, पात दोष, उपग्रह दोष और लत्ता दोष में खेटपत समः अंग्रिहि नष्टः। खेटपत समः अंग्रिहि, ग्रह के तुल्य जो समान जो अंग्री अर्थात चरण है वही न इष्टः, न शुभः, शुभ नहीं होता है। जैसे अगर अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में है तो केवल जो प्रथम चरण होगा वही क्या होगा, अशुभ होगा। अर्थात जिसमें भी पात दोष लग रहा है, जिसमें भी उपग्रह दोष लग रहा है और जिसमें भी लत्ता दोष लग रहा है, तो जिस नक्षत्र के जिस चरण में लग रहा है केवल वही चरण ही उसमें क्या माना जाएगा, अशुभ माना जाएगा। न कि पूरे चारों चरण को अशुभ नहीं माना जाएगा। केवल जिस चरण पे वो ग्रह है उसी चरण पे ही वह क्या माना जाएगा, खराब माना जाएगा। इसी चीज को यहाँ परिहार के रूप में बताया गया है। उसके बाद जो दूसरा लाइन है उसमें कहा कि वारस त्रिग्नोष्ठ विस्तष्टः सैकः स्यात् अर्धयामकः। अर्धयाम के बारे में यहाँ पर बताया गया। अर्धयाम क्या होता है, तो जो भी दिनमान का जो 8वां भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, अर्धयाम बोलते हैं। जो भी दिनमान का 8वां भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धयाम बोलते हैं। अब अर्धयाम निकालने का तरीका क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि वारस त्रिग्नोष्ठ विस्तष्टः सैकः स्यात् अर्धयामकः। अब कहा कि वारह, जो वार होगा, जिस भी वार के दिन आपको क्या करना है, अर्धयाम निकालना है, तो उसको क्या कर दीजिए, त्रिग्नः, 3 से क्या करना है, गुणन कर देना है। और अष्टभिस्तष्ट, अष्टभि 8 के द्वारा क्या कर देना है, तष्ट भाग दे देना है। और उसके बाद सैकः स्यात् अर्धयामकः, उसमें स एकः, एक को जोड़ देना है तो क्या हो जाएगा, स्यात् अर्धयामकः, अर्धयामकः स्यात्, तो क्या हो जाएगा, अर्धयाम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अर्धयाम हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग रविवार के दिन में निकाल रहे हैं तो रविवार की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 को हम लोग क्या करेंगे, त्रिग्नः, 3 से क्या कर देंगे, गुणन कर देंगे, तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद कहा कि अष्टभिस्तष्टः, अष्टभिस्तष्टः, तो यहाँ पर जब 3 संख्या है तो यहाँ पर 8 का भाग जाएगा नहीं, तो इसी में आप क्या कर दीजिए, 1 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और चौथा जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, अर्धयाम हो जाएगा। ये जो अर्धयाम है, ये जो अर्धयाम है, ये अर्धयाम किसमें खराब है, विवाह में अर्धयाम को भी अशुभ माना जाता है, इसलिए इसको भी चेक कर लेना चाहिए एक बार। वारह, वार की संख्या को त्रिग्नः, 3 से घ्न अर्थात गुणन करना है। फिर अष्टविश तष्टः, 8 से क्या कर देना है, तष्टः भाग दे देना है। और स एकः, जो भी बचेगा उसमें स एकः, 1 से क्या कर, 1 को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, तो क्या हो जाएगा, अर्धयामकः स्यात्, अर्धयाम हो जाएगा। तो हमारा जो भी शेष बचता है उसी में 1 प्लस करना होता है, न कि लब्धि में प्लस करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बताया गया वार दोष का भेद बताया गया है कि शक्रार्क दिग वसु रसाध्यस्विनः कुलिका रवेः रात्रौ निरेका स्थित्यंशाः सनौ चान्त्योपि निंदितः। अब यहाँ पर हम लोगों ने जब शुभाशुभ प्रकरण पढ़ा था तो शुभाशुभ प्रकरण में भी ये जो चीज है वो आ चुका है, तो उसी को यहाँ पर अलग रूप में बता रहे हैं। शक्र, शक्र मतलब क्या होता है, इंद्र, और इंद्र की संख्या कितनी है, इंद्र से हम लोग लेते हैं 14, इंद्र से कितना लेते हैं, 14। उसके बाद अर्क आएगा, अर्क हो जाएगा सूर्य, द्वादश आदित्य, 12 संख्या। दिक, दिक से दिशा
चार दिशाएं, चार विदिशाएं, ऊपरी भाग और अधः भाग करके यहाँ पर 10। फिर वसु, अष्टवसु, तो यहाँ पर वसु से कितना लेंगे? 8 लेंगे। फिर आया रस, तो रस जो होते हैं वह 6 रस होते हैं, तो रस से 6 ले लेंगे। फिर अवधि आएगा, अवधि अर्थात समुद्र, समुद्र की संख्या हम लोग क्या लेते हैं? 4 लेते हैं महासागर से, तो अवधि से 4 ले लेंगे। फिर अश्वी, अश्वी अर्थात 2। तो ये जो है वह रवेः कुलिकाः, रवेः अर्थात सूर्य से क्या होते हैं? कुलिक स्थान इनको बोला जाता है, सूर्य से इनको कुलिक बोला जाता है। अब ये जो कुलिक होता है वह भी क्या होता है? विवाह में इसको भी हम लोग क्या करते हैं? निंदित करते हैं। तो यहाँ पर क्रमशः रवेः सूर्य से क्या करेंगे? क्रमशः ले जाएंगे। तो रविवार को जो 14वां जो मुहूर्त होगा वह क्या माना जाएगा? कुलिक माना जाएगा। ये जो शक्र है, ये 14वां मुहूर्त है, ये रविवार को कुलिक माना जाएगा। उसके बाद सोमवार के दिन में अर्क अर्थात 12वां जो मुहूर्त है उसको हम लोग कुलिक मानेंगे। मंगलवार के दिन में दिक अर्थात जो 10 है, 10वां मुहूर्त, उसको हम लोग कुलिक मानेंगे। फिर बुधवार के दिन में वसु जो 8वां मुहूर्त है उसको हम लोग क्या मानेंगे? कुलिक मानेंगे। बृहस्पतिवार के दिन रस अर्थात जो 6वां मुहूर्त है उसको कुलिक माना जाएगा। इसी प्रकार से शुक्रवार के दिन अवधि अर्थात 4था मुहूर्त, और शनिवार के दिन अश्वी अर्थात जो दूसरा मुहूर्त है उसको हम लोग क्या मानते हैं? कुलिक मानते हैं। और हम लोग आगे सुभाष प्रकरण में पढ़ ही चुके हैं कि जो भी दिनमान होता है आपका, दिनमान को जब आप 15 से भाग दे देंगे तो आपका मुहूर्त निकल जाएगा। और नॉर्मली हम लोग 30 घटी मानकर करते हैं, तो नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि 2 घटी का एक मुहूर्त होता है। वैसे दिनमान जब आगे पीछे रहे तो उसी हिसाब से 15 से भाग दे करके एग्जैक्ट जो मान होता है उसको आप लोगों को निकाल लेना चाहिए। फिर कहा कि रात्रौ निरेका स्थित्यंशाः सनौ चान्त्योऽपि निन्दितः। रात्रौ, अब इससे जब यहाँ पर रात्रौ लिख दिया गया तो हम लोगों को क्या समझ में आया कि जो ये ऊपर वाला जो भाग है ये किसके लिए है? दिन के लिए है। अब यहाँ पर कहा कि रात्रौ, रात्रि में क्या करेंगे? तो कहा कि निरेका, निरेका यानी कि एक को घटा देना है। जो यहाँ पर ऊपर जितना भी मान दिया गया है उसमें से एक घटा देना है, तो क्या हो जाएगा? तिथ्यंशाः, तिथ्यंश हो जाएगा अर्थात मुहूर्त हो जाएगा। फिर कहा कि सनौ च अन्त्योऽपि निन्दितः, सनौ शनिवार के दिन में, अन्त्योऽपि निन्दितः, अन्त्यः मुहूर्तः अपि निन्दितः, शनिवार के दिन में जो अंतिम मुहूर्त होगा उसको भी त्याग देना चाहिए। शनिवार के दिन जो कुलिक होगा उसको तो आपको त्यागना ही चाहिए, साथ में जो शनिवार का अंतिम मुहूर्त होगा उसको भी आप लोगों को त्याग देना चाहिए। तो अब रात्रि में क्या होगा? तो रविवार की रात्रि में जो, यहाँ पर हम लोग अब एक एक घटाते जाएंगे। रविवार की रात्रि में जो 13वां मुहूर्त होगा वो कुलिक हो जाएगा। सोमवार की रात्रि में जो 11वां मुहूर्त होगा वो कुलिक माना जाएगा। मंगलवार की रात्रि में 9वां मुहूर्त कुलिक माना जाएगा। इसी प्रकार से बुधवार की रात्रि में 7वां जो मुहूर्त है वह कुलिक माना जाएगा। बृहस्पतिवार के दिन में 5वां, बृहस्पतिवार की रात्रि में जो 5वां मुहूर्त होगा वह कुलिक माना जाएगा। शुक्रवार की रात्रि में जो तीसरा मुहूर्त है वह कुलिक माना जाएगा। इसी प्रकार से शनिवार की रात्रि में जो पहला मुहूर्त होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे? कुलिक मानेंगे। और ये जो कुलिक है इसको भी हम लोग क्या करते हैं? विवाह में त्याग देते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर दग्ध तिथियों की संज्ञा दी गई है, दग्ध तिथि की संज्ञा दी गई है। चापान्त्यगे गो घटके पतंगे कर्काजगे स्त्री मिथुने स्थिते च सिंहालिगे नकर घटे समासेयोस् तिथ्यो द्वितीया प्रमुखाश्च दग्धाः। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं पतंगे शब्द दिया गया है। पतंग का मतलब होता है सूर्य। पतंग का मतलब क्या होता है? पतंग का मतलब होता है सूर्य। जब सूर्य द्वितीया प्रमुखाश्च, द्वितीयादि जो प्रमुख तिथियां यानी कि द्वितीया तिथि जिसके आदि में है, ऐसी जो तिथियां यानी कि जो भी सम तिथियां है हमारी, वो इन इन राशियों के हिसाब से सूर्य रहे। तो इसको कैसे समझना है? इसके लिए सबसे पहले हम लोग राशियां देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया चाप अर्थात धनु, अंत्य मतलब मीन, तो धनु राशि और मीन राशि। उसके बाद वृष राशि, गो अर्थात वृष राशि, और घट अर्थात कुंभ राशि। फिर कर्क राशि और अज अर्थात मेष राशि। स्त्री अर्थात कन्या राशि और मिथुन राशि। फिर इसी प्रकार से सिंह राशि और अली अर्थात वृश्चिक राशि। नक्र अर्थात
मकर राशि और घट कुंभ राशि, इन राशियों में जब पतंगे सूर्य क्या हो, द्वितीयादि तिथियों में हो, तो जब सूर्य धनु राशि में या मीन राशि में हो और उसी समय क्या हो, द्वितीया तिथि हो, जिस दिन द्वितीया तिथि हो उस समय में जो सूर्य है वह किस में हो, चाप अर्थात धनु राशि और अंत्य मीन राशि, इनमें से किसी में हो, तो क्या हो जाएगा, दग्धाह, उसको क्या माना जाएगा, दग्ध तिथि माना जाएगा। इसी प्रकार से जब सूर्य वृष राशि में और कुंभ राशि में कौन सी तिथि में हो, चतुर्थी तिथि में हो, यहाँ पर द्वितीया तिथि में और वृष राशि या कुंभ राशि में चतुर्थी तिथि में सूर्य हो, तो भी क्या हो जाएंगे, दग्ध तिथि माना जाएगा। इसी प्रकार से कर्क राशि और मेष राशि में षष्ठी तिथि, हम लोग सम जो तिथियां है उसको ले रहे, षष्ठी तिथि के दिन में कर्क राशि अथवा मेष राशि में सूर्य रहे तो भी क्या माना जाएगा, उसको दग्ध माना जाएगा। इसी प्रकार से अष्टमी तिथि के दिन में स्त्री अर्थात कन्या राशि और मिथुन राशि में सूर्य रहेंगे तो भी इसको क्या माना जाएगा, दग्ध माना जाएगा। पतंगे स्थिति, इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद दशमी तिथि में सिंह राशि और अली अर्थात वृश्चिक राशि में जब सूर्य हो तो उसको क्या माना जाएगा, दग्ध माना जाएगा। उसके बाद द्वादशी तिथि में नकर अर्थात मकर राशि और घट कुंभ राशि, इनमें जब सूर्य रहेंगे तो क्या माना जाएगा, इसको दग्धाह, दग्ध माना जाएगा। तो उसी चीज को यहाँ पर बताया गया कि द्वितीया प्रमुखाश्च तिथियः दग्धाह स्युः, दग्ध होते हैं। तो ये जो दग्ध तिथियां हैं इनको भी हम लोग क्या करते हैं, विवाह में निषेध करते हैं। तो आगे देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर बताया गया जामित्र दोष, जामित्र दोष को भी क्या कर देना चाहिए, विवाह में त्याग देना चाहिए, जामित्र दोष को भी खराब माना जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि लग्ना चंद्रात मदन भवनगे खेटे न स्याद इह परिणयनम किं वा बाणा सुगमित लवगे जामित्रम स्याद शुभकरमिदम। लग्नात चंद्रात, लग्नात अर्थात जो भी विवाह कालिक लग्न है, अथवा चंद्रात विवाह कालिक चंद्रमा से, लग्नात विवाह कालिक जो भी लग्न होगा जिस समय आप विवाह का लग्न निकाल रहे हैं, और चंद्रात विवाह के समय में चंद्रमा जहां पर बैठा हुआ है वहां से मदन भवनगे, मदन भवन अर्थात सप्तम भवन में क्या हो, खेटे अगर ग्रह हो तो परिणयन परिणयनम न स्यात्, यह जो अस्मिन, यह से यहाँ पर अस्मिन स्थान लिया जाता है, मतलब जब ये ऐसी कंडीशन ऐसा बनता है तो ऐसे समय में परिणयनम न स्यात्, परिणयनम जो विवाह होता है वह न स्यात्, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, तो जब विवाह कालिक लग्न से अथवा विवाह कालिक चंद्रमा से सप्तम में ग्रह रहेगा तो क्या हो जाएगा, जामित्र दोष बन जाएगा। तो जामित्र दोष जो होता है वह विवाह में अशुभ माना जाता है, इसलिए इसको हमेशा क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। फिर उसके बाद कहा कि किम वा बाणा सुगमित लवगे जामित्रम स्यात् अशुभकरम इदम, इदम जामित्रम अशुभकरम स्यात्, यह जो जामित्र दोष होता है वह क्या होता है, अशुभकरम स्यात्, अशुभ करने वाला होता है। फिर कहा कि वाह मतलब अथवा, अगर ये जो ऊपर कंडीशन बताया गया है ये कंडीशन हो जाए तो भी जामित्र दोष बन जाता है, अगर ये नहीं है तो अगर ये वाला कंडीशन भी बन जाएगा तो भी जामित्र दोष हो जाएगा। ये जो कंडीशन है वह कैसा है, तो कहा कि यहाँ तक का हम लोग भाग सेम ही लेंगे, लग्ना चंद्राच, ठीक है, लग्न से अथवा चंद्रमा से बाण, बाण मतलब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बाण मतलब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद आशुग, आशुग अर्थात आशु गमन करने वाला, शीघ्र ही गमन करने वाला, तो शीघ्र गमन करने वाला कौन है, वायु है, और वायु कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो आशुग, आशु से ही कितना ले जाएंगे, आशुग से 5 ले लेंगे, तो मतलब कितना हो गया, 55 हो गया। और मित, मित मतलब तुल्य, इतना संख्यक, और लव अर्थात नवमांश। तो जो भी विवाह कालिक लग्न है अथवा विवाह के समय में जो चंद्रमा है जिस भी नवमांश में है वहां से बाणासुग मित लवगे, यानी कि 55वां जो नवमांश होगा वह भी क्या माना जाएगा, जामित्र माना जाएगा। उनसे जो भी जो 55वां नवमांश है उसको जामित्र माना जाएगा, और जब उसमें कोई ग्रह रहेगा तो उसको भी हम लोग क्या मानेंगे, जामित्र मानेंगे। तो इसको भी त्याग देना चाहिए। जैसे अगर कोई जो
ग्रह है वह मिथुन राशि के जो दूसरा जो नवमांश है, यहाँ पर ग्रह नहीं, यहाँ पर लग्न की चर्चा हो रही है। मिथुन राशि का जो दूसरा नवमांश है, तो मिथुन राशि का जो नवमांश होता है वह हम लोगों का शुरू होगा तुला राशि से। तो वहां पर मिथुन राशि का दूसरा नवमांश हो जाएगा वृश्चिक राशि। तो मान लीजिए मिथुन राशि का दूसरा नवमांश है का लग्न है, तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, जब 55वां नवमांश देखेंगे तो हम लोग कैसे देखेंगे, तो मिथुन राशि का जब दूसरा नवमांश हो गया तो वहां पर कितने शेष बचे, 8 नवमांश वहां के शेष बच गए। फिर उसके बाद कर्क के 9 नवमांश हो जाएंगे, उसके बाद सिंह के भी 9 नवमांश हो जाएंगे, फिर कन्या के 9 नवमांश हो जाएंगे, तुला के 9 नवमांश, वृश्चिक के 9 नवमांश, ऐसे करके जब धनु का जो दूसरा नवमांश होगा वो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 55वां हो जाएगा। हम लोगों को प्लस प्लस करते हुए जाना है, वहां से गिनते हुए जो भी 55वां नवमांश होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोगों का जो विवाह कालिक लग्न है वह अगर मिथुन राशि के दूसरे नवमांश में जा रहा है, तो हम लोगों का जो धनु राशि का जो दूसरा नवमांश होगा वो क्या हो जाएगा, 55वां नवमांश हो जाएगा, जो जामित्र है। अब यहाँ पर जब ग्रह बैठेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सूक्ष्म जामित्र हो जाएगा। तो ये जो सूक्ष्म जामित्र है इसको भी विवाह में त्याग देना चाहिए। एक बार इसको आप लोग अपने कॉपी में बना के चेक करिएगा, गणना करके। अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं वहां पर आप लोगों को फिर से बता दूंगा। आगे देखते हैं। फिर कहा कि एकार गलोप ग्रहपात लत्ता जामित्र कर्तव्य उदयास्त दोषाः नश्यन्ति चंद्रार्क बलोपपन्ने लग्ने यथार्काभ्युदये तु दोषाः। अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी दोषों का निराकरण हो जाता है। एकार गल दोष, उपग्रह दोष, पात दोष, लत्ता दोष, जामित्र दोष, कर्तरी दोष, और साथ ही उदयास्त दोषाः, उदय अस्तकालिक जो भी दोष होंगे वह सब दोष कब नश्यंती, नश्यंती कब नाश हो जाते हैं, तो कहा कि चंद्रार्क बल उपपन्ने लग्ने, चंद्रमा और अर्क, चंद्रमा और अर्क अर्थात सूर्य, जब ये दो ग्रह क्या हो जाएंगे, बल उपपन्ने लग्ने, लग्ने बल उपपन्ने, चंद्रमा और सूर्य बल से उपपन्न होकर, बल से युक्त होकर के लग्ने, लग्न में बैठ जाएंगे, तो नश्यंती समस्त दोषा नश्यंती, सभी प्रकार के जो दोष होते हैं उन सबका नाश हो जाता है। यानी कि जिस भी कार्य को आप करना चाह रहे हैं अगर उसमें लग्न में सूर्य या चंद्रमा बलवान होकर के बैठे हुए हों, तो ये जितने भी हम लोगों ने यहाँ पर दोष देखे सभी दोषों का नाश हो जाता है। कहा कि यथा जिस प्रकार से अर्क अभ्युदय तो दोषा, अर्क अभ्युदय सूर्य के अभ्युदित होने पर, सूर्य के उदित होने पर जैसे दोषा अर्थात जो रात्रि के दोष होते हैं, यानी कि अंधकार इत्यादि जैसे नाश होता है सूर्य के उदित होने पर, वैसे ही जब लग्न में सूर्य अथवा चंद्रमा बलवान होंगे तो इस ये जो सभी प्रकार के जो दोष होते हैं उन सबको क्या कर देते हैं, नाश कर देते हैं। तो ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए हम लोग कक्षा को यहीं विराम देते हैं, पुनः हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे। हर हर महादेव।